जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईटी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी SSC PET के प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इससे पहले हमने 17 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिए हैं और यह आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। साथ ही हमने यूथ पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने उन सभी प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले क्लासेस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर इस क्लास की आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो बताएं भैया, इनमें से चारों में से अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी। तो मराठा प्रशासन में जो है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था तथा इनमें पेशवा का पद जो है सबसे अधिक होता था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, काव्य लेखन में किसे हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो काव्य लेखन में अमीर खुसरो को जो है हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें, हिंदुस्तानी शैली की रचना हिंदी एवं फारसी को मिलाकर के हुई है तथा इसी हिंदुस्तानी शैली से ही उर्दू भाषा का जन्म हुआ है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, त्रयी से क्या तात्पर्य है। तो बताएं भैया, त्रयी से तात्पर्य है 3 वेद से। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। और त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया गया है, परंतु इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है अथर्ववेद को जो है शामिल नहीं किया गया है और आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद इन तीनों को शामिल किया गया है और इसे ही तीनों वेदों को त्रयी के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, मार्कंडेश्वर मंदिर को जो है विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन बेमेल है। तो इनमें से जो सही मिलान जिसका नहीं है बताएं भैया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अदीना मस्जिद मांडू। तो यही आपका गलत दिया हुआ है, जबकि अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित है और इसका निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए किसने फार्मूला पेश किया है। तो बताएं भैया, चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जिन्होंने मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए जो है एक फार्मूला पेश किया था, तो राजगोपालाचारी के द्वारा जो है ये फार्मूला पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों, इस फार्मूले को CR फार्मूला भी कहा जाता है तथा इसे 1944 में राजगोपालाचारी के द्वारा जो है लागू किया गया था या पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। तो इनमें से आपको पहचान करना है कौन सा क्रांतिकारी जो है हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, भगवती चरण वोहरा यही आपका जो है हार्डिंग बम कांड में सम्मिलित नहीं थे। और बाकी के आपके अमीन चंद्र, बाल मुकुंद, अवध बिहारी ये तीनों के तीनों जो है इस कांड में शामिल थे, जबकि भगवती चरण व्यवहारा ये शामिल नहीं थे। ठीक है दोस्तों। कराए निम्न में कौन बेमेल है। तो आपको इनमें से जो सही मिलान नहीं है उसको चुनाव करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, प्रथम महिला विश्वविद्यालय MG रहाणे यही आपका गलत दिया हुआ है, जबकि प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है की स्थापना
16 ईस्वी में डी के कार्वे के द्वारा पूना में की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है आपका एम.जी. रहाणे के द्वारा नहीं की गई थी, इसकी जो है स्थापना डी के कार्वे के द्वारा जो है पूना में की गई थी। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ है। तो इनमें से आपको बताना है कि बाद में जो है कौन सी घटना हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी, यही सबसे बाद में लाहौर षड्यंत्र, यही सबसे बाद में हुई है। और बात करें लाहौर षड्यंत्र के आधार पर ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, इसी लाहौर षड्यंत्र में जो है भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि 10 नंबर का है, महात्मा गांधी ने किसे आज़ाद शत्रु से संबोधित किया। तो बताएं भैया, आज़ाद शत्रु के नाम से महात्मा गांधी द्वारा किसको संबोधित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है आज़ाद शत्रु के नाम से संबोधित किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो आप सभी को पता होगा, गंगा की सहायक नदी जो है सबसे बड़ी यमुना नदी है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है तथा इसका उद्गम बंदरपूंछ यमुनोत्री हिमानी से हुआ है तथा गंगा और यमुना का मिलन इलाहाबाद में जो है संगम में होता है। तो सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो जो है 2011 के जनगणना के अनुसार घनत्व था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। तो बताएं भैया इन चारों में से। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। अगर बात करें पूरे भारत में, अगर आपसे पूछता है कि गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पूरे भारत में जो है उत्तर प्रदेश यानी कि आपका यूपी सबसे अधिक गन्ना उत्पादक करने वाला राज्य है। जबकि इस प्रश्न का आंसर महाराष्ट्र दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक महाराष्ट्र राज्य करता है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस मार्ग एक दूसरे को काटते हैं। तो बताएं भैया पूर्व पश्चिम मार्ग और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस मार्ग एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। तो ये एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगर बात करें श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण मार्ग तथा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाला पूर्व पश्चिम मार्ग झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन से हरी खाद के स्रोत हैं। तो बताएं भैया इनमें से हरी खाद के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला कह रहा है नील हरित शैवाल, ये भी है आपका हरित खाद का स्रोत। दूसरा कह रहा है राइजोबियम, ये भी है। तीसरा कह रहा है एजोला, ये भी है। चौथा कह रहा है एजेंटो बैक्टर, ये भी है। तो यहाँ से आपने देखा ये चारों के चारों जो है हरी खाद के स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कूट के माध्यम से राइट हो जाएगा। उपरयुक्त में से सभी के सभी जो है हरी खाद के जो है स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है। तो बताएं भैया अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें इस विश्व बैंक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1945 में जो है वेटन वुड सम्मेलन के आधार पर किया गया था तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है, तो बताएं भैया इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि, यही आपका आर्थिक वृद्धि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, तो भारत में जो है मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम आपका 1993 में पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें विश्व मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवमूल्यन। यही जो है विपरीत भुगतान संतुलन को जो है सुधारने का कार्य करता है। और बात करें अवमूल्यन के अर्थ की, तो अवमूल्यन का अर्थ किसी देश की मुद्रा का मूल्य जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में कम करना ही अवमूल्यन कहलाता है। और भारत में अगर बात करें अवमूल्यन 3 बार अभी तक हुआ है, 1949, 1966 और 1991। भारत में अभी तक 3 बार ही अवमूल्यन किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू करने के लिए उत्तरदायी है, तो बताएं भैया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग जो है आचार संहिता लागू करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, तो बताएं भैया चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। और साथ ही बता दें संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, तथा इसके अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और इसके स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तथा यह 26 जनवरी 1950 को मध्य रात्रि 12 बजे से संपूर्ण भारत में जो है लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था, तो भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है सृजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर अदर ऑप्शनों की बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 की, तो जो है इसके तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है तथा बर्मा को भारत के शासन से जो है अलग किया गया था। और बात करें चार्टर एक्ट 1813 की, तो इस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कि 24 नंबर का है, किस अनुच्छेद के तहत समान अधिकार संहिता का उल्लेख किया गया है, तो बताएं भैया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 44 के तहत जो है समान संहिता का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है, तो उच्च न्यायालय के पास जो है ये शक्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें वर्तमान में भारत में 25 कुल जो है उच्च न्यायालय हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तथा भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो बताएं भैया जो कीटभक्षी पौधे होते हैं जिस मृदा में उगते हैं उस मृदा में किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और साथ ही बता दें कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ कर और उनका पाचन करके अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटॉन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। तो यक्स किरणें जो है प्रति फोटॉन अधिकतम ऊर्जा ले जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एक्स किरण के द्वारा ये कार्य किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। तो आप सभी को पता होगा कि स्थायी चुंबक के लिए इस्पात जो है सर्वाधिक उपयुक्त धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ब्रोमीन होती है, तो बताएं भैया ब्रोमीन जो है कैसी होती है। तो बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन जो है लाल भूरी द्रव होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। केवल एकमात्र अधातु जो है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो आपकी ब्रोमीन है। ठीक है दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चनों के नंबर इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि बीच में आपके कुछ मैथ के क्वेश्चन 3-4 थे जिनको हम अदर वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो बताएं भैया इन चारों में से निष्कपट शब्द का जो है संधि विच्छेद सही रूप कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निधन कपट, यही आपका निष्कपट का संधि विच्छेद है। और साथ ही बता दें इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म का अर्थ चयन कीजिए। तो अली का जो है दोनों का आपको अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पहले अली का अर्थ जो है भंवरा होता है और दूसरे अली का जो है अर्थ सखी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पति पत्नी परिणय पर्व पर एक दूसरे को माला पहनाते हैं। पति पत्नी में कौन सा समास है। तो बताएं भैया यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो पति पत्नी में द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें द्वंद्व समास की, तो इसमें जो है प्रथम व द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह आपका ये होता है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि पति पत्नी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो उसे अत्यंज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर मगर करना। तो अगर मगर करने का सही अर्थ है बहाने मानना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव हेतु किस राज्य से नामांकन किया है। तो ये भैया गुजरात राज्य से नामांकन किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के अंतर्गत आईटीबी के मंडप का कहाँ उद्घाटन किया है। तो आईटीबी के द्वारा जो है बर्ली में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है डॉक्टर मुनीराम सकलानी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और साथ ही बता दें इस पुस्तक का विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा हो जाएगा।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पार्थ सालुंखे जो है तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और बात करें दोस्तों इस जो है चैंपियनशिप में सर्वाधिक जो है पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं, तो इसमें भारत ने 11 पदक जीते हैं, साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2023 में किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम आयस्क की खोज का दावा किया है? तो ईरान के द्वारा जो है 8.3 मिलियन मेट्रिक टन लिथियम आयस्क की खोज करने का जो है दावा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया है? तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यह आपको एनटीपीसी को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह अवार्ड एनटीपीसी को बिजली उत्पादन के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? तो बताएं भैया, आप सभी को पता होगा जितने लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग को जो है सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बना दिया गया है। और साथ ही बता दें चेन्नई सुपर किंग 212 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है। तो कितना भैया 212 जो है मिलियन डॉलर इसको जो है फ्रेंचाइजी में बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2023 में किस देश ने कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस 2022 लॉन्च किया है? तो यह अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य ने पेश किया है? तो बताएं भैया चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राजस्थान के द्वारा जो है अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 जो है पेश किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें इस विधेयक को अधिवक्ताओं के खिलाफ जो है आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु जो है राजस्थान द्वारा इसे चलाया या पेश किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो यह नई दिल्ली के द्वारा जो है इसका मेजबानी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर शिक्षक दिवस यही आपका सम्मिलित नहीं है, जबकि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है बसंत रस किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बसंत रस जो है मणिपुर का जो है लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कबीर पुरस्कार भैया सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यह कबीर पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, यह जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रमंडलीय खेलों में ट्रेफलगर ट्रॉफी किस चैंपियनशिप जीतने वाले देश को दिया गया है? तो भारोत्तोलन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छपार मेला आयोजित किया जाता है? तो छपार मेला भैया पंजाब में आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है और यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।
बटकेश्वर मेला आगरा में मनाया जाता है तथा दादरी मेला उत्तर प्रदेश के बलिया में लगता है। और विश्व का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में गंडक नदी के किनारे जो है लगता है। और यह सोनपुर का मेला जो एक प्रकार का पशु मेला है। तो ये सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा। ये कई एग्जामों में, ये जितने भी मेले अभी हमने बताए, कई एग्जामों में तरह तरह पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्द कौन सा है? तो प्राचीन संस्कृत शब्द जो है अमरकोश है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय डैश में है। तो बताएं भैया इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय अबू धाबी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, यही जो है कथन सही नहीं दिया है। और बात करें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैक्सीन स्थान निर्धारण प्रणाली एक प्रकार की नौवहन उपग्रह प्रणाली है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बता दें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स एवं पॉल एलन है तथा यह विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका मुख्यालय अमेरिका के रेमंड वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना जो है 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संचार का सबसे बड़ा देश है। तो बताएं भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है संसार का किस नंबर पे इसका स्थान है? तो इसका स्थान जो है 7वां है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का जो है क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन थे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया उसे भी आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।